नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसे भाइयों से जो भाई कम और दोस्त ज्यादा हैं। दोस्त भी ऐसे कि शायद वो हंसी मजाक जो अच्छे खासे दोस्त हैं वो भी ना करें। जब मैं छोटा था तभी से मुझे ऐसा लगता था कि हम भी ऐसे ही भाई होते तो अच्छा था, क्योंकि अधिकतर क्या होता है भाइयों में मर्यादाएं सामने आ जाती हैं। बड़े भाई के सामने हम थोड़ा झिझक जाते हैं और छोटे भाई के सामने वो सब कुछ नहीं कहते, हाँ मेरा छोटा भाई सुन रहा है। लेकिन इन दो भाइयों की जोड़ी वो रही है जिनको हमने हमेशा खिलखिलाते देखा है, उन हर बातों पर खिलखिलाते देखा है जिन पर हम झिझक जाते हैं। कुछ समझे आप लोग किससे मिलवाने वाला हूँ? बिल्कुल, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कुकरेती बंधुओं से, राजेश कुकरेती और सर्वेश कुकरेती, जिन्हें हम सुंदी भाई भी कहते हैं और राजू भाई भी कहते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बड़ी महारत है दोनों में। सुंदी भाई का जो अपना फील्ड है वो एक अलग फील्ड है, और राजेश भाई की बात करो तो उन्होंने अपने खेलों में अपने आप का अपना सिक्का जमाया है। तो मिलते हैं आज उनके साथ, गपशप करते हैं और आप सबको भी मजेदार गपशप से रूबरू करवाते हैं। आइए मिलते हैं दोनों भाइयों से। आज मेरे साथ हैं राजेश कुकरेती जी और सर्वेश कुकरेती जी। दोनों भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं आपको दो भाई बोलूं या दो दोस्त बोलूं, क्योंकि आप जिस तरह से रहते हैं वो दोस्ती की मिसाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे सवाल करूं तो क्या करूं। कृपया कुछ खुद ही बताएं। आज के दौर में जिस तरह का माहौल है, रिश्तेदार साथ नहीं बैठते, तो भाइयों का साथ बैठना तो एक लोगों की नज़र में एक चमत्कार टाइप का सा होता है। हम दोनों को जब लोग साथ बैठे बैठे देखते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि तुम दोनों भाई हो। इस बात से बड़ा उनको अचरज होता है। तो मैं तो एक सीधा सीधा मैसेज देता हूँ, भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, और सभी के लिए है। सब लोग साथ मिलके चले, इसका मजा ही कुछ और है। सुंदी भाई, आप छोटे भाई हैं राजेश भाई के, लेकिन फिर भी आप अपने भाई के साथ खुल कर रहते हैं। कैसे हैं, क्या है इसका राज? सही बात है। हम देखो बचपन से ही साथ रहे हैं, साथ खेले, साथ पढ़े हैं, तो हमें भाई और मित्र दोनों का एक समावेश है। हाँ, तो हम लोग कोई भी बात हो अपनी शेयर करते हैं, और आपस में घर की बात हो, खेल की बात हो, बिजनेस की बात हो, आपस में निपटा के उसको चलते हैं। इसलिए हम दोनों का एक ऐसा तालमेल है यहाँ शहर के अंदर कि जो भी देखता है वो कहता है हाँ भाई हो। तो ऐसे आपने कहा बिजनेस की बातें, घर की बातें, खेलकूद की बातें आप सारी शेयर करते हैं, लेकिन मुख्य बात आप भूल गए। वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज इसमें क्या दिक्कत है? हम शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, एक दूसरे से क्या छुपाना है? सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। आप खुद समझदार है। बाकी रिस्पेक्ट तो दिल में जो है वो तो है रहती है। बहुत सही कहा आपने कि रिश्तों की इज्जत दिल से होनी चाहिए। सुंदी भाई, आप हमेशा पौड़ी के चर्चित चेहरे रहे हैं। मुझे आपके वो सारे किस्से जानने हैं, जवानी के भी, और जो भी आपके किस्से हैं आप खुद ही जानते हैं, तो कृपया सुनाइए जरा। पहले कुछ मेरी बचपन की जो कहानियां हैं, बचपन की कहानी नहीं कहूंगा, किससे कहूंगा। तो अगर आप चाहें तो मैं वहां से शुरुआत करूं। मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी आपके किस्से ही सुनने हैं, और मैं चाहता हूं आज खुल के सभी लोग देखें कि दो भाइयों के बीच में मित्रता किस तरह से है और किस तरह से खुलापन है, और हर चीज को वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और मजे से जिंदगी जी रहे हैं। भाई भी हमारे अपने किस्से शेयर करेंगे। पहले मैं छोटा हूं तो मैं शुरुआत कर लेता हूं। हुआ ऐसा कि बचपन का जो प्यार होता है ना, वो एक गाना भी है कि बचपन का प्यार मेरा भूल न जाना, मेरा भूल न जाना है। तो उसी से संबंधित मैं बताता हूँ कि होता है जब एक 17-18 साल की एक अवस्था आती है, तो मैं ही नहीं सबके मन में ये भावनाएं उठती हैं, लेकिन वो उसकी जोर बहुत कच्ची होती है। क्योंकि उस समय आदमी परिपक्व न दिमाग से परिपक्व होता है, न अपने काम से परिपक्व होता है। वो एक अल्हड़पन जो होता है, लेकिन उसके उस अल्हड़पन की जो यादें रह जाती हैं वो बड़ी अविस्मरणीय यादें होती है। तो उस अविस्मरणीय यादों के बारे में आपका, तो मैं फुटबॉल खेला करता था। काफी अच्छे मेरे साथ के खिलाड़ी थे, रमेश डोंडियाल थे, विमल सरदार थे,
काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। तो हम जब जाते थे तो गांव में एक मेरा गेम देख के एक लड़की उस पर आसक्त हो गई और बहुत सुंदर लड़की थी, और धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी, वो भी अच्छी लिखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद, समय का जब चक्र चला तो उसकी शादी की बात हुई। हम तो अभी कुछ योग्य नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, तो वो बात आई गई हो गई, उसकी शादी हुई। मैं बड़ा मायूस सा रहा उस बीच। हाँ, तो मैंने उस समय उनके लिए एक कविता लिखी थी उनकी शादी के समय कि तुम चली भी गई मैं देखता ही रहा, तुम चली भी गई मैं देखता ही रहा, देखने के सिवा मैं करता भी क्या, मजबूरियां थी मेरी तेरे भी आगे, टूट गया साथ कच्चे थे धागे। आह कैसी थी वो जुदाई की बेला, आह कैसी थी वो जुदाई की बेला, तुम थी सजी संवरी खुशियों का था मेला, आ रहे थे सब जा रहे थे सब, मैं ही था एकांत दूर खड़ा अकेला। तुम चली भी गई आंखों को नीचे, पांव थे हवा में धरती खिसक गई थी नीचे, तुम क्या गई कि जिंदगी मझधार हो गई, जीती जीती बाजी भी हार हो गई। अब लास्ट खड़ी, अब जिंदगी दुर्लभ है फिर भी जी रहे हम, याद में उनकी जख्मों को सी रहे हम, तुम मिलो कभी तो मिटे इन आंखों की हसरत, इसलिए खून के उबलते घूंटों को भी पी रहे हैं हम। जिन्होंने न किया हो प्यार वो क्या जाने क्या होते हैं जिंदगी के मारे। ये हाथ आपने भाई साहब की तरफ क्यों किया? नहीं, मैंने आपकी तरफ किया। भाई साहब, आपने कोई किस्सा जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मुझे इस कविता को देख के एक चीज जरूर याद आ रही है, शाम को जूते जरूर पड़ेंगे। नहीं, मैं जो भी हूँ मैं हमेशा खुल के अपनी बात करता हूँ। मैंने आज तक मैं इसमें एक शेर सुना देता हूँ पहले कि मेरी एक इसी अदा से सहम जाते हैं लोग, एक मुद्दत से न मैंने दोस्त बदले हैं ना ही दुश्मन। क्या बात है, एक मुद्दत से न मैंने दोस्त बदले हैं ना ही दुश्मन। बड़े भाई साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको भी किस्सा सुनाना पड़ेगा कि आपके साथ हुआ क्या था। क्या इन्होंने तो मना कर दिया कि आप? वो तो नहीं, मुझे भी तो हल्का तो मुझे भी पता है, पर चलो वो अपने मुख से सुनाए तो ज्यादा ठीक है। हो इन लोगों को कुछ पता हो, पर मैं इस लाइन से बिल्कुल दूर था, मैं इस लाइन से बिल्कुल दूर था। मेरे उस टाइम पर सिर्फ मेरे दिमाग में खेल था, एक मुझे बॉडी बनानी और एक मुझे खेल, बाकी इस चीज की तीसरी चीज मैं सोचता ही नहीं था। मैं आप सबको बता दूं कि सर्वेश भाई और सुंदीप भाई की ऐसी दोस्ती रही कि एक समय वो भी था जब पौड़ी शहर में मन्नू दादा के बड़े चर्चे थे। मनमोहन भाई साहब की बात जब आती थी तो थोड़ा एक डर सा फैल जाता था शहर में। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बार पौड़ी में शराब के लिए बाजार बंद हुआ और सारी दुकानें मन्नू भाई खुद बंद करवाने आए और राजेश भाई और सुंदीप भाई अपने होटल के आगे खड़े थे, पराठे बनते थे उसमें, उन्होंने वो दुकान बंद नहीं की। हम देख रहे थे ऊपर दूर से, क्या था वो किस्से भी सुना दीजिए। उस समय एक्चुअल में ये था कि थोड़ा जवानी का भी जोश था। उधर से मनमोहन भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, ऐसा नो डाउट, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन अब उनका वो व्यवसायिक क्षेत्र था। हम उस समय नए नए युवा हो रहे थे, हमारे अंदर भी अपने को स्थापित करने की एक आरजू थी, तो उस चक्कर बीच में उस तरह का एक टकराव सा हो गया। झुकना मनमोहन भाई को ही पड़ा, क्योंकि वो हमें छोटा भाई मानते थे। हम वो हमसे कहते थे कि आप तो मेरे छोटे भाई हो। बाद में बात तब आई गई चली गई चली गई। सुनील भाई, आपका विवाह के बारे में कुछ बताओ ना। आपके विवाह की जो चर्चाएं थी पूरे शहर भर में रही थी। विवाह तो आजकल तो हर कोई भी चर्चा हो जाती है, लेकिन तब ऐसी चीजें होती थी, तो मतलब कुछ चीजें होती थी जो ऐसी होती थी। हाँ, देखो मैं बताता हूँ कि उसके उपरांत जो मैंने घटना अभी आपको बताई, उसके उपरांत मेरे घर में भी और समाज में भी, पौड़ी के छोटे से समाज में एक मैसेज गया कि सुंदी भाई कोई चीज है। मैं मतलब बदनामी टाइप का हो गया एक किस्म से, तो नाम कहो बदनाम कहो पर गुमनाम ना कहो वाला किस्सा हो गया ये। और उसके बाद मेरे माताजी को लगा कि यार इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मेरे को लेके दिल्ली गए, मेरे मामा जी
मैं स्पोर्ट्स कोटे में वहाँ सीआरपीएफ में भर्ती हो गया था। और नीमच मैंने ट्रेनिंग की थी, नीमच मध्य प्रदेश में है, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं दिल्ली झड़ोदा कला सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है, वहाँ वापस आ गया। वहाँ से मैं रिजाइन लेके फिर पौड़ी आ गया था। उसके बाद ये क्रम जब चलता रहा तो मैंने आईटीआई भी की थी। तदुपरांत मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और आप लोगों की कृपा से मैं कॉलेज का महामंत्री भी बना। उसमें मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मेरे साथ जैसे आप लोग हैं, कमलेश बलूनी हैं, जगदम्बा पात्री हैं, इन लोगों ने मनमोहन गिल्डियाल हैं, बहुत अच्छा सहयोग किया था मेरा हमेशा। और उसके बाद ये हुआ कि कॉलेज में यहाँ जो आरक्षण का मुद्दा चला उस दौरान, तो कॉलेज बंद कराए जा रहे थे। तो मेरे को जीजीआईसी कॉलेज की ड्यूटी दी गई। लेकिन मैं उससे पहले का किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो मेरा छोटा भाई एक नागेंद्र नेगी नागू, जो आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत अच्छा भाई था मेरा। और जब मैं उस समय हमको बुलेट हुआ करती थी, तेरी बुलेट थी, अब मैं भी चलाता था। उससे पहले का भी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हुआ ये कि भाई ने पहले स्केटिंग लाया, भाई को बहुत शौक था नई नई चीजें लेने का। अब मेरे को नहीं था, मैं थोड़ा लाटा टाइप का था, सीधी सी बात है ना। तो भाई की स्केटिंग थी, मैं भाई बीच में कहीं गया था तो मैं स्केटिंग सीख गया बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी किसी चीज को पकड़ लेता था। ठीक है, मैं मानसरोवर के इधर से आ रहा था और भाई ने मेरे को देखा, भाई गाड़ी लेके आए, हाँ भाई ये स्केटिंग कैसे चला रहा तू? मैंने कहा भाई, मैंने कहा तेरी है मेरी है। मैं दुकान में, मतलब ये लगा लीजिए वहां से 100 मीटर की दूरी थी। मैंने कहा मैं होटल में आके उतार देता हूँ। नहीं यहीं पे उतार, नहीं यहीं पे उतार। मैंने कहा भाई, मैंने कहा होटल में चल के उतार देता हूँ ना, यहीं पे उतार। मैंने कहा भाई तूने भी मेरी पैंट पहनी है, तू भी उतार। तो ये लगा लीजिए भाई बदल जिंदगी तो मेरा, उसका पैंट उतारी, अंदर से स्केटिंग उतरवाए। कुछ ऐसे किस्से में थे। तो हाँ, मैं नागू के किस्से पे आता हूँ। तो नागू इतना तेज दिमाग का था कि साहब, वो देखिए उनके परिवार में जो भी उनके पिताजी एसएसबी में ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन वो रिटायर आ गए थे। थोड़ा घर में ऐसा होता कि 5, 6, 7, 8 व्यक्ति थे, तो मतलब घर का वातावरण ऐसा रहता है कि पैसों की कमी रहती है। तो नागू, इन लोगों में नागू हो गया, जितेंद्र नेगी हो गया, जितेंद्र रावत हो गया, ये लोग मतलब बड़े अच्छे दिमाग के थे, शूट दिमाग के। तो साहब मैं एक दिन बाइक में आ रहा था नीचे श्रीनगर से, तो मैंने पिक्चर हॉल, ये यहाँ पर पिक्चर हॉल हुआ करता था श्रीनगर हॉल में, मैंने बड़ी तेजी से बाइक यूं करके आगे गाड़ी थी, यूं करके निकाली और उधर से 3 छात्राएं आ रही थी। वो हाँ, वो जीजीआईसी की छात्राएं थी, वो आ रही थी। तो मैं निकाल कर सीधे आगे निकल गया। तो नागू मेरे को शाम को मिला, भाई साहब आपने तो इतने बढ़िया ढंग से बाइक निकाली कि मतलब वो लड़कियां, 3 लड़कियां जो जा रही थी, वो भी पीछे मुड़ के देखने लगी, यार क्या बाइक चलाता है। अबे मैंने कहा हम जाते हैं वहां, मैंने कहा सब पीछे मुड़ के देखते हैं। भाई साहब वो लड़कियां ऐसी नहीं है, क्योंकि नागू लोग थे जो, वो उनकी हम उम्र थी वो लड़कियां, तो अपने हिसाब से थे, वो अपने हिसाब से थे। तो मैंने कहा नहीं यार, हमने कहा हम जा भी रहे हैं तो हमारे पीछे हमको मुड़ मुड़ के देखती हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा हुई है। मैंने कहा ले, बोले भाई साहब बात करेगी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। तो मैं थोड़ा जोशीला टाइप का व्यक्ति रहा हूँ शुरू से। मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन में भाई साहब नहीं कर पाए तो गढ़वाल सिटी हाउस में कॉफी पिलाएंगे। मेरे मित्र अनिल रावत हैं, उनका होटल था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो मैं भूल गया उस चीज को। तो साहब उन्होंने मेरे को दूसरे तीसरे दिन पकड़ लिया, भाई साहब कॉफी पिलाइए। जुबान थी, कॉफी पिलानी पड़ी। तो लगातार मैं कम से कम, आप यकीन नहीं करेंगे, 10-12 दिन तक कॉफी पिलाता रहा, लेकिन मेरी लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन नागू ने, भाई साहब नहीं, ये तो आपने शर्त रखी हुई है सर। लेकिन आपने अपनी शादी में तो बड़ी हिम्मत जुटाई। हाँ, फिर वो धीरे धीरे कहता रहा हूँ मैं, फिर ये बात आदमी यूज्ड टू हो जाता है ना फिर। हाँ, फिर ये बात होने लगी। फिर जो मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि बड़ी मुश्किल से जमा कर कर एक कागज पर मैंने तुम्हें भेजे हैं अपनी प्यार की तहरीर के टुकड़े, यदि गुस्से में आकर तुम मेरा खत फाड़ भी डालो, यकीनन पाँव चूम लेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े।
तो मैंने ये केवल ये शेर लिख के भेजा था, और भाई साहब उस खत के इतने टुकड़े होके आए थे मेरे पे, अब यकीन नहीं करें, मैं बड़ा मायूस सा हो गया था। ठीक है, और धीरे धीरे कहा ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा, मैंने उस तरफ सोचना ही छोड़ दिया। मैं अपने मित्र के होटल में कभी खड़ा रहता था, मैं धीरे धीरे करके ऐसी ही बात आने लगी। एक दिन किसी को ब्लड की जरूरत, आपको मैं बताऊं, मैंने 17 बार ब्लड डोनेट कर रखा है जी, 17 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है मैंने 23 बार। बिल्कुल, हाँ, हम दोनों भाइयों का पूरी थोड़ी जानती है इस चीज को, तो हम निस्वार्थ भाव से बिल्कुल। ठीक है, तो साहब एक दिन ऐसा हुआ, मैं ब्लड डोनेट कर रहा था किसी, मैं जानता भी नहीं था उस लेडी को, उसके बहुत गरीब लोग थे, राट साइड से आए थे। तो वहां पर मेरी जो आज मिसेज हैं, उनकी दोस्त पूजा सडाना जी, हरीश सडाना जी की बेटी हुआ करती थी, बहुत अच्छे परिवार से हैं, तो वहां पर आई थी, तो कहने वो भी शायद अपना ब्लड टेस्ट करवाने आई थी। उन्होंने, भाई साहब आप इधर, मैंने कहा ऐसे ही, तो उसने बता दिया कि ब्लड डोनेट करने आए। तो उन्होंने मेरी मिसेज को बताया कि वो तो ब्लड देते हैं। अजी साहब उस दिन पहली बार वहां से मेरे लिए एक मैसेज आया कि आपके अंदर इतना खून है जो आप बांटते फिर रहे हो। तो उस दिन मुझे लगा कि ये तो बात की कोई एक शुरुआत है। बस साहब उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज महामंत्री बने आप लोगों के देर से। फिर धीरे धीरे कहानी कॉलेज उनका आरक्षण में जब वो करवाया हमने कॉलेज बन, हमने उनको जिम्मेवारी सौंपी, तो बस धीरे धीरे वहीं से ये बातें शुरू हुई, और मेरे को बहुत बदनाम किया गया इस मामले में। होता है जैसे, क्योंकि उस समय का दौर ऐसा ही था, तो बदनाम भी किया गया कि साहब ये ऐसा है, ये ऐसा है। मेरे पे गुंडे का ठप्पा भी लगा हुआ था लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, सबके द्वारा नहीं। अब धीरे धीरे बस कहानी ऐसी आगे बढ़ती गई, और आज देखिए हम लोग सब साथ हैं, मेरी मिसेज में साथ हैं, वो डिग्री कॉलेज कोटद्वार में बॉटनी पढ़ाती हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों की सेवा में। दादा आप खेल से जुड़े हुए हैं, हाँ। कुछ किस्से सुनाओ ना खेल के, पुराने के। आप तो खैर नए दौर के, तो नए किस्से होते हैं, उस दौर के सुनाइए जब आपके मित्र मंडली होती थी और आप भी नौजवान थे, क्या क्या होता था खेल में? नहीं, उस दौरान ऐसा था कि खेल तो हम लोग के बहुत बढ़िया थे। मैं टेबल टेनिस खेलता था बहुत बढ़िया। हमारे एक मित्र थे भारत बिष्ट, तो भारत बिष्ट जी नेशनल प्लेयर रहे, उनको नेशनल बनवाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था, मैंने बहुत मेहनत की उन पे। सही बात। तो भारत बिष्ट के साथ मेरा फाइनल होना था एक, तो ये था कि भारत बिष्ट मुझसे बहुत बढ़िया प्लेयर थे। अब मैंने रात प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा क्या करूँ यार, इसको कैसे निपटाऊं। वो महाभारत की कूटनीति, अब वो बहुत शार्प प्लेयर था ना, अब मैंने कहा कैसे बनाऊं इसको। पर मुझे जब मैं उसके साथ लगातार खेलता रहता था ना, तो मुझे ऐसा जरूर लगा कि थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है। अच्छा, फिर मैंने रात प्लान बनाया, फिर मैंने उसके सारे दोस्तों को, जैसे कि हमारे सोनम पटवाल जी हो गए, आपका उसके जो मित्र मंडली के दोस्त हैं, मैंने सबको बुला दिया। मैंने कहा यार कल आना चाहिए, भारत बिष्ट का मैच है, पर उसके साथ कौन खेल रहा है? अरे मैंने कहा वो आता है होगा, कौन खेल रहा है। बुला दिया उसके मित्रों को, तो वहां पर अनाउंस हुआ कि राजेश कुकरेजा और भारत बिष्ट आज फाइनल खेलेंगे। तो सब कहने लगे सर बोला आप। मैंने कहा तुम्हारे सामने, मैंने कहा इसकी देखने क्या दुर्गत करता हूँ। पहला तो मैंने हो गया, तो पहला तो मैंने उसको वो दिया, फिर मेरे दिमाग में प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा यार ये सर्विस करता है, और मैंने कहा पहले ट्राई करूंगा। पहले मैंने उस पर शॉट मारा, शॉट सही लगा, मैं सीधा उसके मुंह पे जाके गया। मैंने कहा दिख रही है क्या? मैंने कहा दिख रही है, और वो गुस्से से तबतबा गया। और फिर हर चीज का नियम उसका है, फायदा उठाएगा। जहाँ क्रोध आता है वहां दिमाग काम करना बंद करता है। उसके बाद तो फिर तो भाई की रणनीति बड़ी खतरनाक रही है। मैं कोई भी काम, हम लोग की आजकल कैरम भी खेल रहे हैं, तो मैं पूरा दिमाग लगाता हूँ, साइड से कहाँ से फायदा होना है, कहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। हारना नहीं है अभी, हारना नहीं है, हारना नहीं है। बिल्कुल यही हम सबके जीवन का लक्ष्य होना हाँ, चाहिए। हारना नहीं हारना नहीं है। भाई साहब आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के बारे में कुछ बताओ ना। क्रिकेट में भी कई खूबसूरत स्मरणीय वो है हमारे। जी जी जी। हमारे पुराने
एक हमारा क्लब हुआ करता था एजेंसी ब्लूज। ब्लूज ब्लूज हाँ, तो ब्लूज में हमारे अनिल रावत जी थे और अनूप रावत अनूप रावत थे, पिंकू भाई पिंकू, किशोर रावत थे, योगेश भारद्वाज थे और हमारे कोच तो नहीं थे वो, पर हमने उनको कोच बना। जबरदस्ती की कोच की पदवी दे रखी थी भाई यशपाल बेनाम। आज उनके साथ थोड़ा हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन होते रहती राजनीति है, सामान्य चलता है। शहर में रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। सामान्य चीज है। हाँ, लेकिन वो हमारे वो थे और उनका हम लोगों ने उनको अपने साथ इसलिए भी जोड़ा था कि बहुत बढ़िया शेर व शायरी किया करते थे बिल्कुल सही है। और बहुत ही मजेदार किस्से हैं उनके साथ। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे साथ दूसरी एक टीम हुआ करती थी। वो कौन सी टीम थी जो तुम्हारा जिससे तुम लोग खेला करते थे? एजेंसी क्रिकेट क्लब, नहीं, भारत क्लब। भारत क्लब। उन्होंने हमारे साथ मैच फिक्स किया। आप ये वो सोचिए, फिक्सिंग आज से हो रही है, उस जमाने से चल रही है फिक्सिंग। तो उन्होंने हमसे मैच फिक्स किया कि यार तुम सारे लीग के मैच जीतो, एक हमें जिता दो तो हम इसी लीग में पहुंचेंगे। हमने साहब उनको जिताने के लिए प्रयास किया। अब लास्ट में हमारे कप्तान ने मुझे बॉल दे दी कि ले राजेश भाई तू कर ले। अब मैंने बुलाया, मैंने कहा हारना तो है ही। मैंने बेनाम को सामने पे लाके खड़ा कर दिया। मैंने कहा बेनाम भाई आ जाओ, कैच पकड़ने की ट्राई करो। अरे मजे की बात यह है कि 2 गेंदों में लगातार 2 मिले विकेट और वो टीम ही हार गई। ऐसा भी हो जाता है कई बार। जिससे मैच फिक्स था। फिर इसी की आड़ में हम लोगों ने क्या करा कि फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ। हमने कहा यार फुटबॉल वाले तो हमें खिलाते नहीं है, तो अपनी टीम बनाई जाए। अपनी एक टीम बनाई जाए। हम लोगों ने प्लान बनाया। तो पौड़ी में जितने क्रिकेटर थे, हमारे सीनियर नवीन बंगारी जी थे, विनय चौफिन जी थे, सुरेश भाई बगल में फत्तू भाई वो भी थे। वो भगवान को सब आप आज दिवंगत आत्मा हो चुके हैं। तो ये सब बड़े प्लेयर हुआ करते थे। अनमोल भारद्वाज जी थे। तो हमने टीम बनाई। अब सब टीम बढ़िया करके बन गई और सारे हमारी टीम में स्प्रिंटर थे, सारे के सारे लड़के तेज, बहुत तेज दौड़ने वाले, कद काठी के सब बहुत मजबूत थे। अब हम लोग थोड़ा दुबले हो गए और पर समय ठीक ठाक थी। तो साहब हमने यशपाल बेनाम जी को गुली क्या नाम उसका, रामलीला मैदान से, रामलीला क्लब से बाल लाए, लंबे बाल, गुलिट उस बनाया समय है। रूट गुलिट हॉलैंड का बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था। तो हमने बेनाम जी को वो बाल पहनाए और उनको आगे भेज दिया खेलने के लिए। बेनाम जी ने कभी फुटबॉल तो खेली नहीं थी और बेनाम जी उस टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर थे। वाकई में सही बात है। बेस्ट स्कोरर। और हम लोग फाइनल में पहुंचे और फाइनल हारे, जिसमें गोलकीपर ये छोटा भाई था हमारा। तो ऐसे ऐसे किस्से हमारे साथ उस दौरान के इतने किस्से हैं कि क्या बताया जाए आपको। एक चीज मैं आपको अब बता रहा हूँ, वैसे मैंने कभी किसी को बताई नहीं, थोड़ा खराब भी लगता है बोलते हुए। मैसमोर स्कूल में हम गुर्जियों की मुर्गियां चुराने जाते थे। ओए होए, ये मेरे को नहीं पता। क्या बात है। हाँ, अच्छा। मैसमोर स्कूल में हम टीचरों की मुर्गियां चुराने जाते थे, हाँ। जिसमें मेन हुआ करते योगेश भारद्वाज। अच्छा। और सारी मुर्गियां क्या बनती थी चोपड़ा में कुलबीर पुनिया जी के घर पर। और रात हम वहाँ खड्डे खोद देते थे, तो मुर्गी चुरा के जो बाल होंगे वहाँ गड्ढे डाल दिए जाएंगे। और रात मुर्गियां चुराते थे। योगेश भारद्वाज जी 2-3 बार कंडाली के उसमें भी पड़े अंदर। अच्छा। तो उनकी तेल से मालिश चल रही, हम लोग मुर्गे खा रहे हैं। तो रोटियों के बंडल बनते थे, उनके साथ बैठते थे हम लोग। और दूसरे दिन गुरुजी के साथ थाने में जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो गुरुजी की मुर्गियां चोरी हो गई। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, तो हमारी जो मित्र मंडली थी काफी लंबी चौड़ी थी। लेकिन जब पौड़ी में कॉलेज चुनाव हुए तो आपस में जब 4 बर्तन होते तो टकराते हैं, आवाज होती है। तो मैं जब कॉलेज अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, डिग्री कॉलेज अध्यक्ष में चुनाव लड़ा, तो मैं 16 वोट से हार चुका था। और मेरा स्वभाव ऐसा था कि थोड़ा मैं एग्रेसिव नेचर का था। तो मैंने अपने आप को एक किनारे पे कर लिया कि ना हो मैं किसी के बीच में जाऊं। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ, ये लोग भी आके मेरे नजदीक आने लगे। और होता है ना, जब आप अंगार पे हाथ डालोगे तो हाथ जलना ही जलना है।
तो उस दौरान कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हो गई थी, फिर थाने में बात गई, कंप्रोमाइज हुए, ये सब चलता रहा। और मैंने उसके बाद पता नहीं एक मेरे दिमाग में क्या चीज आई, मैंने अपने आप को एकांत कर लिया, एकांत सा कर लिया मैंने अपने आप को। और मेरे को बड़ा दुख भी हुआ कि मैंने यार हम लोगों के बीच में आपस में एक चुनाव के कारण ये क्या बातें हो गई। तो उस दौरान मैंने अपनी एक कविता लिखी थी, उसके मैं 8 लाइन आपको सुनाता हूँ कि मेरे दोस्तों यूं करो न दूरी, मैं खुद ही दूर चला जाऊंगा, तन्हाई घेर लेगी जब तुम्हें, तब मैं याद बहुत ही आऊंगा। मेरी बातें अपने लबों से जब कभी तुम सुनाओगे, रहूंगा मैं वहीं कहीं पर देख मुझे ना पाओगे, दूर गगन में बादलों का टुकड़ा बनकर छा जाऊंगा। ऐ मेरे दोस्तों यूं करो न दूरी, मैं याद बहुत ही आऊंगा। कब मिलोगे यूं खुलकर हमसे, कभी तो दिल की बात करो। कब मिलोगे यूं खुलकर हमसे, कभी तो दिल की बात करो। बेजान हो जाऊंगा जब, तब चाहे लाख सवा लाख करो। आंखें खुली होंगी मगर मुंह से कुछ ना कह पाऊंगा। ऐ मेरे दोस्तों यूं करो न दूरी, मैं याद बहुत ही आऊंगा। सुधीर भाई, आपके सबसे अच्छे मित्रों के साथ सबसे अच्छा किस्सा शेयर कर दीजिए जरा। भाई मेरे तो सबसे अच्छे मित्र अनिल रावत बबलू, अरुण नेगी और ललित पंत हुआ करते थे। एक रमेश ढोंडिया, एक विमल सरदार भी थे, एक अद्वैत बोगणा जी भी थे। लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है कि आप अपने मन की बातें नहीं कह पाते हैं, जिनके साथ आपने चोरीबाजी ज्यादा की। हाँ नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो मैंने उन 1-2 मित्रों को जो अपने थोड़ा अपने से अलग किया, तो उनके बारे में मैं थोड़ा 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मौका है कि वो भी सुने। कि अक्सर ऐसा भी हुआ कि तुमने चाहकर भी हमसे कुछ नहीं कहा, और हमने बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह दिया, और आगे भी यही होता रहा, और आगे भी यही होता रहा। तुम अंदर अंदर सुलगते रहे, मैं बाहर बाहर बहता रहा, और आज ये हालात है, ना तुम दिल से साथ हो ना हम दिल से साथ हो। तो हाँ, तो मेरे ये 2-3 मित्र हैं, मैंने आपसे कहा ना, जो मेरे मित्र आज भी मेरे साथ हैं, जो बचपन के मित्र हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा धनवान व्यक्ति मानता हूँ। तो उनमें अरुण नेगी हैं और ललित पंत, जिनका यहाँ पर टीवी का और अपना होटल है, उमेशा होटल। तो साहब ये दोनों बड़े मतलब अरुण नेगी और ललित पंत ये बड़े मतलब मजाकिया किस्म के लोग रहे हैं। तो ऐसा होता, हम पहले ऐसा होता था किसी के घर चले जाओ, वहां रहो, वहां खाओ, ये वाला किस्सा हुआ करके छोटी छोटी बातें होती रहती। तो एक दिन हम वहां पर ललित पंत के घर में थे, और ललित पंत से उसकी बहन ने कहा, अरे ललित बहुत देर वेगी नहले अब ना, हाँ नहले तू कद कब दिनों बते नहीं नहे। तो उसने कहा ठीक है मैं आऊँ छो ना। तो नहाने लगा वो। उसके बाद उसने अपनी बहन को बोला कि वो मेरा अंडरवियर लाना, केवल कब तुम अंडरवियर चाहिए नहीं चल। और उसकी हो गई बेइज्जती। उसने कहा यार तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहन ने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे बोलो नीलो अंडरवियर रखू जो पहनू जो, अरे बोलो तो ब्याह लीते मेरे दूर है चौबल वे नए चुके को छूट गए, वे थे मंगनी। तो मतलब ये किस्से हो रखे साहब ना। तो वो अंडरवियर ही नहीं पहनता था ललित पंत कभी। अब लगा लीजिए आप ना, उसको कपड़े भी और जो अंडरवियर भी हम ही लोग देते थे, ये लगा लीजिए आप। आज वो पौड़ी का इतना धन्ना सेठ जरूर है, लेकिन देखो एक स्वभाव होता है आदमी का ना, वो कभी नहीं जाता। जैसे मेरे को कहते हैं एग्रेसिव नेचर का है, तो वो सांप के कहते हैं ना दांत भी निकाल दो, उसने यूं तो करना ही करना है। तो वही तो हमारे ललित पंत जी भी, और उन्हीं के हमारे उन्हीं 3 मित्रों में से एक अरुण नेगी तो भाई गजब व्यक्ति रहे हैं। आज वो बहुत अच्छे पद पे हैं, वो आर्मी से रिटायर आ गए हैं, और इस समय दिल्ली SBI बैंक में सर्विस कर रहे हैं। हमें खुद बहुत नाज होता है इस बात पे। तो उस समय ऐसा हुआ था कि अरुण नेगी थे जो, वो बहुत चंचल किस्म के व्यक्ति थे। हाँ, तो जब ललित पंत अपनी दुकान में ताला लगा के, उस समय संगल वाले ताले होते थे नीचे, किवाड़ होते थे उसके ना, तख्ते वाले किवाड़,
हाँ, तो नीचे रखते थे। तो ललित जब सुबह आता था तो खोलता था ताला, तो उसने कहा यार इसको जरा कुछ मजा जगाते हैं। तो उसने पता नहीं कहाँ से कुछ अब गंदा सही कहो, मल, वो आके उसके ताले के ऊपर रख दिया, ठीक, और उसके ऊपर गाय का गोबर रख दिया। ठीक है, सुबह ललित में था, अरे यार गाय ने यहाँ पर गोबर कर दिया, उसने हाथ से यूं करके हटाया तो पूरी बदबू लगा लीजिए आप। तो इस किस्म के किस्से हो रखे हैं। उसका एक किस्सा और भी है कि सर मुझे याद है स्टेशन पे उस समय मेरी पराठे छोले की दुकान हुआ करती थी। तो वो आया, वो सुंदी के साथ यहाँ पर शर्त लगा रहा था, सभी कपड़े पहन के आया था। तो सुंदी ने उसको कहा कि अगर तू इस सांड के ऊपर बैठ के बिल्कुल बिल्कुल और वहां तक अगर चला जाएगा तो तू जो चाहे मैं तुझे दूंगा। हाँ, उसने जंप मारा, सांड पे बैठा, सांड वो नाली में जाके पूरे सफेद पूरा काला हो गया। लेकिन ना आज वो हमारी इन किस्सों का कभी कुछ बुरा भी नहीं मानेंगे, उनको पता है ये जो चीज है ना, ये धरोहर है हमारे पास, धरोहर है। हाँ। दादा आप बहुत देर से चुप है, कोई ना कुछ सब आपके मन में पहुंच रहा होगा। इससे तो हमारे पास बहुत सारे हैं। जी जी जी। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वो आजकल खैर थोड़ा सा हमारी वैमनता चल रही है कि कभी हमारे बेना भाई हमारे कोच हुआ करते थे, तो हमें जब कोटद्वार टूर्नामेंट खेलने गए तो कोटद्वार हमारे साथ रनिंग पे थे। तो हम लोग सुबह फ्रेश होने के लिए नदी के किनारे जाते थे। तो बेनाम जी क्या करते थे कि नेकर पहन के, सर्दी है चाहे गर्मी है, नेकर पहन के अपना लटके वाला नेकर होता, हाँ, वो पटरे वाला नेकर होता था उस टाइम पर। और ये उस टाइम पर ना बड़े खुले स्वभाव के थे। आज राजनीति के चक्कर में थोड़ा सा वो हो गया उनके अंदर, लेकिन पहले बहुत जॉली नेचर थे। तो ये वहां गए, हम लोग फ्रेश होके हाथ मुंह धो रहे थे, तो वहां पर दो बिहारी हाथ धो रहे थे। तो ये गए, उनके मुंह पे हटाक करके आ गए, और बिहारियों ने जो गालियां नहीं देनी थी कई किस्से तो हमारे बेनाम जी क्या करूं मैं आपको लगातार सुनाऊंगा। नहीं तो आपको उनको ऐसा लगेगा शायद मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं इतना गहरे नहीं जाना, इतना गहरे नहीं जाना। दादा अब हम आप लोगों से विदा लेंगे, लेकिन जाते जाते मैं दोनों भाइयों से निवेदन करता हूँ कि दो लाइनें जरा हो जाए। जाता तो मैं क्या कहूंगा, वैसे मैं तो कोई राइटर नहीं हूँ, राइटर तो ये है मैं श्रोता हूँ, पर कुछ इसकी चुराई हुई मैंने भी पकड़ रखी है। अच्छा। हाँ, तो कुछ दोस्त हैं अपने, तो उन पे मैं सुनाना चाहता हूँ कि अपनी चालाकियों पे बहुत नाज है उन्हें, कि अपनी चालाकियों पे बहुत नाज है उन्हें, और मैं बहुत खामोशी से देखता हूँ उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। बहुत देखिए आज जो है हमारा दौर चल रहा है, आज हम पौड़ी में एक सामान्य और सक्सेस बिजनेसमैन नहीं कहूँगा कि हम लोग सभी भाई लोग बहुत अच्छे अपने काम पे लगे हुए हैं, लेकिन एक दौर वो था जब मैं सीआरपीएफ से छोड़ के आया था, तो मैं पौड़ी को ही अपनी जिंदगी मानता था। तो पौड़ी के चक्कर में शायद जो मेरा अनुमान है कि पौड़ी के चक्कर में मैंने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं। तो उस समय मैंने तब कुछ 2-4 लाइनें लिखी थी कि कैसी गलती शबाब कर बैठा, दिल मेरा इनकलाब कर बैठा, ये सोचकर कि पौड़ी जिंदगानी तुम हो, जिंदगी अपनी खराब कर बैठा। ये थे आज हमारे साथ राजेश कुकरेती और सर्वेश कुकरेती। दोनों भाइयों की दोस्ती आप सबने देखी कि केवल भाई तो हैं, छोटे और बड़े हैं, लेकिन जो मित्रता का भाव है वो अद्भुत है। हर चीज मेल खाती है, वही सोच है, वही सामंजस्य है जो आजकल घरों में खोसा गया है। ये जो वो किस्से हैं जो हम सबकी यादों में हैं, आज लोग मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। कोई किस्सा नहीं है, जो भी किस्सा उनका अपना नहीं है, दूसरे का किस्सा है। निवेदन है आपसे, फोन से अलग हटकर दोस्ती निभाइए ना, अपने घर में भी अपने बाहर भी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
यहाँ पर जो भी जगत किशोर जी आपने जो भी हमारे बारे में बोला होगा या पौड़ी के बारे में, सबसे पहले मैं अपने भाई की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप पौड़ी की जो गहरी गहरी समस्याएं आपने उठाई हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विभाग से हो, चाहे वो खेल विभाग से हो, चाहे पौड़ी के एक एक कोने का, जिस तरह से आप कंडोलिया के बारे में, जिस तरह से आप धारा रोड के बारे में, और जिस तरह से आप बुचड़ गली के बारे में आज के नौजवानों को बता रहे हैं ना, और मैं आपको बताता हूं ये नौजवान इन चीजों को सुनकर पुरानी चीजों को समझ रहे हैं। ये आप बहुत बड़ी बात आपने की है, और इन नौजवानों को ये जो उत्साहवर्धन ही होता है इन चीजों से, क्योंकि उनको वो पुरानी चीजें सुनने समझने के लिए मिली है, वो आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।